अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। आज मैं आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपकी किताब की बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में हम इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको पूरा बता चुके हैं तफसीली। आज हम उसकी प्रॉब्लम हल करेंगे कि इम्तहान में जिस तरह सवाल आएगा इस तरह इम्तहान में सवाल आएगा, आपने हल कैसे करना है। देखिए, मैं सवाल पहले आपके सामने पढ़ देता हूँ, आप नोट भी कर लें सवाल को, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन करूँगा तो किताब सामने नहीं रखूँगा आपके, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, मैं सॉल्व करते जाऊँगा। इस तरह कुछ आएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दर्ज झेल, ठीक है ना, तफसीलात जो नीचे दी जा रही हैं। आगे कहते हैं प्रिपेयर बनाएं अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये आपसे रिक्वायरमेंट की जा रही है बनाने के लिए। क्या बनाना है आपने? ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ किसका बनाना है? मिस्टर खालिद का कारोबार है, खालिद का बनाना है। किस तारीख का बनाना है? एज ऑन इस तारीख, ये डेट देनी है, ठीक है। विद दी हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक, इसमें कहा है कि आपको एक रिवाइज कैश बुक भी बनाए साथ में, और उस रिवाइज कैश बुक की मदद से जो है आप ये बनाएंगे, आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के दें। बाज़ दफ़ा ऐसा आता है कि आपसे कहा जाता है बैंक और कैश रिकॉर्ड को दुरुस्त कर दो। आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें एक कॉलम कैश का ले लेते हैं और एक कॉलम बैंक का ले लेते हैं, और वो रिकॉर्ड दुरुस्त कर देते हैं, और उसका दोनों का बैलेंस एक एडजस्टेड यानी एक जैसा दोनों का बैलेंस आ जाता है, नया बैलेंस होता है। एक तरीका ये होता है। दूसरा ये है कि आप अपने कैश के पहले रिवाइज़ करें, जो आपकी कैश बुक बनी हुई होती, जो भी पासबुक बैंक की आपके सामने आएगी कंपेयर करते हुए उसको दुरुस्त करें, और जो दुरुस्त हो जाएगी फिर उस दुरुस्त अमाउंट से आप जो बैंक से मुताल्लिक जो ट्रांजेक्शन होंगी वो ऐड या लेस करके उसका नया बैलेंस निकालें, जो कि बैंक बैलेंस के मुताबिक बैलेंस आ जाएगा। यानी जो बैंक बैलेंस पासबुक में शो कर रहा है वो बैलेंस रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के जरिए लेकर आ जाते हैं। तो इस वाली बुक में भी ऐसा ही हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ। पढ़ते हैं सवाल को टाइम बचाने के लिए। यहाँ तक मैंने पढ़ दिया, विद द हेल्प ऑफ द रिवाइज कैश बुक। हम पहले इन ट्रांजेक्शन की मदद से कुछ अपनी जो कैश बुक से मुतालिक तब्दीली आई होंगी अपनी कैश बुक को रिवाइज कर लेंगे, वो वहाँ पे एंट्री कर देंगे और नया बैलेंस निकल जाएगा। फिर उस नए बैलेंस की मदद से हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे, और बैंक से मुतालिक जो ट्रांजेक्शन उसके अंदर अफेक्टेड हो रही होंगी उन ट्रांजेक्शन को ऐड या लेस करेंगे, तो हमारा बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है वो आ जाएगा। ठीक, पहली ट्रांजेक्शन है बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक कितना है? पहली ट्रांजेक्शन 50,000। ये कह रहे हैं कि कंपनी की जो कैश बुक है उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस आ रहा है वो कहती है कि हमारा बैंक के ऊपर 50,000 रुपये निकलते हैं। यानी कैश बुक के अंदर बैलेंस आता है 50,000, कंपनी के मुताबिक 50,000 रुपये बैंक के पास होने चाहिए, इनका बैलेंस 50,000 रुपये। लेकिन बैंक क्या कहता है, बैंक की जो पासबुक आई है उस पर क्या बैलेंस आ रहा है? बैंक कहता है ये पासबुक नंबर बी के अंदर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को ही हम पासबुक भी बोलते हैं। यानी वो चीज़ जिसके अंदर बैंक रिकॉर्ड करता है, वो किताब जिसके अंदर बैंक अपनी कस्टमर की तमाम ट्रांजेक्शन जो है डिपॉजिट और विड्रावल रिकॉर्ड करता है, वो होती है बैंक स्टेटमेंट या पासबुक कहलाती है, पासबुक। तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर 60,000 रुपये आता है। बैंक कहता है नहीं, कस्टमर को कहता है कि आपके पैसे हमारे पास 60,000 रुपये हैं, 50,000 नहीं, ज़्यादा है, 10,000 रुपये है। अब ये दोनों जो बैलेंस बता रहे हैं बैंक, एक ही अकाउंट है, एक ही ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन महीने के आखिरी तारीख को दोनों का बैलेंस डिफरेंट आ रहा है, जबकि एक ही आना चाहिए। अगर कंपनी कोई पैसा ऐड करती है तो बैंक को भी ऐड करना चाहिए। अगर कंपनी अपनी कैश बुक से कोई पैसा माइनस करती है बैंक अकाउंट से तो बैंक को भी माइनस करना चाहिए। तो महीने की आखिरी तारीख में एक ही बैलेंस आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसकी कुछ वजूहत होती हैं, वो जो वजूहत होती हैं, जो फ़र्क होता है वो फ़र्क ही इसके अंदर दिया जाता है सवाल के अंदर। उस फ़र्क की वजह से जिसका जो इफेक्ट होता है वहाँ पे इफेक्ट डाल दिया जाता है और दोनों बैलेंस दुरुस्त हो जाते हैं। अब इन दोनों बैलेंस अब हम इस सवाल के ज़रिए क्या करेंगे, जो हमारा 50,000 का कंपनी का बैलेंस है ना, इसको 60,000 के मुताबिक करना है। हमने सिर्फ अपने कंपनी रिकॉर्ड को दुरुस्त करना है ताकि बैंक के मुताबिक हो जाए 60,000 रुपये। क्या करेंगे, जो कंपनी का 50,000 का बैलेंस है, रिवाइज बैलेंस शीट की मदद से, रिवाइज कैश बुक की मदद से हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को दुरुस्त करेंगे ताकि ये बैलेंस बैंक की जो बुक में आ रहा है उसके मुताबिक हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। चल अगली एंट्री है, चेक्स अमाउंटेड रुपीज़ 16,000 रुपये के वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आउट ऑफ विच
ओनली चेक अमाउंटिंग ₹10,000 वर क्रेडिट अप टू 30 अप्रैल 2018। ये सी में कहते हैं कि कंपनी ने या कारोबार ने, यानी इस मिस्टर खालिद जिसकी कंपनी से कारोबार है, मिस्टर खालिद ने 16,000 रुपये के चेक बैंक में जमा कराए थे, और जैसे ही जमा कराए थे तो अपनी कैश बुक में की डेबिट साइड में इंदराज कर लिया था, यानी पैसों को बढ़ा दिया था कि इतने पैसे हमारे बैंक की होगा। यानी कुछ ये चेक ऐसे चेक थे जो कस्टमरों के पास से इनको वसूल हुए थे, जिनको इन्होंने माजी में सामान बेचा होगा, और जब कस्टमर ने पेमेंट करी उसको चेक की शक्ल में, तो इन्होंने ये चेक जो है ना अपने अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिए थे, और अपनी कैश बुक में आकर लिख लिया था कि 16,000 रुपये ऐड कर दिए थे कैश बुक में, ये डेबिट कर दिए थे। अब ये कह रहे हैं कि वह डिपॉजिट तो करा दिए थे आपने इनटू बैंक में, उनमें से आउट ऑफ विच, उनमें 16,000 के जो चेक थे, 2, 3, 4, 5 चेक जो भी होंगे, कोई 2,000 का होगा, 5,000 का, सब मिला के 16,000 के थे। तो कहते हैं इनटू बैंक में, आउट ऑफ विच, उनमें से ओनली चेक्स अमाउंट 10,000 रुपये के पैसों वाले चेक जो है, 10,000 रुपये तक के अमाउंट के चेक जो है वर क्रेडिटेड, यानी आपके अकाउंट में ऐड कर दिए बैंक ने अप टू 30 अप्रैल 2018, यानी इस तारीख को बैंक स्टेटमेंट आपके पास आता है। इस तारीख तक जो है आपके सिर्फ चेक जो कितने करें, 16,000 में थे 10,000 तक के उसने आपके अकाउंट में चढ़ा दिए, बाकी 6,000 के नहीं चढ़ाए। तो लिहाजा ये जो फ़र्क 6,000 का आ रहा है, इसको दुरुस्त करेंगे। ठीक है, इसका ताल्लुक अभी हम कैश बुक में नहीं, इसको करेंगे हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जब करेंगे। ठीक है, रिकन्सिलेशन के अंदर इसको जो हमने 1,60,000 के थे और 6,000, इस 6,000 के फ़र्क को जो बैंक का रिकन्सिलेशन बनाएंगे उसमें करेंगे। रिवाइज बैलेंस शीट के अंदर अभी अगली देखते हैं कोई ट्रांजेक्शन आती है क्या। आउट ऑफ चेक ₹12,000 इशूड इन अप्रैल, आपने अप्रैल में 12,000 के चेक इशू करे थे, ठीक है, अपने सप्लायरों को, ताकि वो बैंक जाएँ पेमेंट ले लें। लेकिन जैसे आपने इशू करे थे 12,000 चेक, आपने अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड से उन सप्लायरों के अमाउंट 12,000 का अमाउंट क्रेडिट कर दिया था कि बैंक से हमारे इतने पैसे निकल गए, पेमेंट हो गई। ठीक है, अब चूँकि जिनको आपने चेक दिए थे उन लोग ज़रूरी थोड़ी कि उसी दिन पहुंच जाएंगे बैंक में, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन हो सकता है जिस तारीख तक आपका स्टेटमेंट है उस तारीख तक वो बैंक में पहुँचे नहीं हो। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। इशूड इन अप्रैल ओनली चेक अमाउंटिंग टू ₹7,000 वर प्रेजेंटेड फॉर, उनमें से 12,000 में सिर्फ 7,000 तक के चेक जो है बैंक के सामने पेश किए गए पेमेंट के लिए, बाकी लोग आए नहीं बैंक के पास, इस तारीख तक 30 तारीख तक आए नहीं है। तो बैंक के पास से शो हो रहे हैं सिर्फ 7,000 की पेमेंट हुई है, ना कि 12,000 की। लेकिन कंपनी ने अपनी कैश बुक से 12,000 की पेमेंट की, लिहाजा ये भी बैंक रिकन्सिलेशन 5,000 का जो फर्क आ रहा है, ये भी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, उससे फर्क करेंगे। मिस्टर हमजा डायरेक्टली डिपॉजिट इन अमाउंट ₹11,200। अब बैंक की पासबुक स्टेटमेंट में पता चल रहा है कि एक इनका कस्टमर है जिसका नाम है हमजा है, उसने बजाय मिस्टर खालिद साहब को कंपनी को पेमेंट करने के, इनके डायरेक्टली बराबर इनके बैंक के 11,200 की पेमेंट कर दी, जो कि मिस्टर खालिद को यानी कंपनी को तो उसकी इतला ही नहीं है, पता ही नहीं है। लेकिन बैंक के स्टेटमेंट में पता चला कि एक पेमेंट आई है जो है हमजा साहब से, तो लिहाजा इसको रिवाइज बैलेंस शीट के अंदर लेकर आ जाएंगे। ये जो जो इतला हमको मिली नहीं थी वो इतला वाली हम जो है अपने रिवाइज बैलेंस शीट के अंदर इसको करेक्ट कर देंगे। फिर एक द बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट ₹500 इंटू दी बैंक। अब एक इतला और नहीं मिली थी कंपनी को, बैंक ने जो है ₹500 का आपको को इंटरेस्ट दे दिया है और आपका अकाउंट को जो है क्रेडिट कर दिया है, बढ़ा दिया आपके अकाउंट को, लेकिन कंपनी को इतला नहीं मिली। जिसकी कंपनी को इतला नहीं मिली वो अपनी रिवाइज बैलेंस शीट के अंदर ये ₹500 की ट्रांजेक्शन कर देगी ताकि रिवाइज बैलेंस शीट दुरुस्त हो जाए। ठीक है, द बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट ₹500 इनटू दी बैंक अकाउंट, यानी बैंक ने आपके बैलेंस के ऊपर ₹500 का इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन आपको इतला ही नहीं मिली, मिस्टर खालिद को कंपनी को इतला ही नहीं मिली। जिसकी इतला नहीं मिली वो उनकी रिवाइज बैलेंस शीट में दुरुस्त करेंगे हम। देख आगे चलते हैं। आगे लास्ट टाइम बैंक चार्जेस ₹700 अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब बैंक ने आपके बैलेंस के ऊपर जो है काम कर रहा है आपके लिए, बैंक ने ₹700 के बैंक चार्जेस काट लिए हैं, लेकिन आपको इतला नहीं मिली, कंपनी को इतला नहीं मिली, इसलिए कंपनी ने अपनी कैश बुक से माइनस ही नहीं करे, लिहाजा ये फिगर भी आप अपनी रिवाइज बैलेंस शीट से माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपकी किताब में ही ये पेज नंबर 152 है पेज नंबर, और मेरे सवाल पीछे 151 से शुरू हुआ था। ये इलस्ट्रेशन नंबर जो है ना
वहाँ से शुरू हुई थी, 6 है शायद, ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, और ये आपकी 151 से शुरू हुई थी, और 152 पे ये आपका रिवाइज नज़र आ रहा है कैश बुक। ये रिवाइज कैश बुक बनाइए, ओनली बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक का। यहाँ आपने जो है जिस तरह सिंगल कॉलम मैंने कैश बुक बताई थी ना, आपने वो खोली और कॉलम बनाए इसको, ये एक कॉलम दे दिया, LF दे दिया, पर्टिकुलर डेट, यही क्रेडिट साइड में दे दिया, डेट पर्टिकुलर LF का कॉलम, और ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है। अब आप इसके अंदर सबसे पहले सवाल में जो बैलेंस दिया गया था 50,000 रुपये का, वो आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। फिर आपने जो है मिस्टर हमजा ने डायरेक्टली 11,200 की पेमेंट करा दी, वो ये रिवाइज बैलेंस शीट में आप वसूल कर लिया, आपने शो कर दी। फिर बैंक ने जो आपको इंटरेस्ट दिया, लेकिन आपको इतना नहीं मिली थी, अब पता चला बैंक पासबुक से, वो भी आपने एंटर कर दी। बैंक ने आपके चार्जेस काटे हैं, जिसकी इतला आपके पास नहीं थी, वो आपने 700 के चार्जेस डाल दिए। तो आपने इन सबको जमा करा 61,700, और इधर का टोटल का इधर 700 रुपये माइनस कर दिए उसमें, तो आपके पास बैलेंस कितना बचा, कैश हुआ 61,000 रुपये। अब ये 61,000 से हम जो बकिया बैंक से मुतालिक ट्रांजेक्शन जो चेकों की थी उससे शुरू करेंगे हम, ठीक है। ये आपने दिखा रहा हूँ मैं, उन्होंने आगे शुरू करा है। अब ये बनाने जा रहे हैं आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। पहले सबसे पहले कंपनी का नाम लिख दिया आपने, फिर क्या मांगा गया, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किस तारीख बनाया, एज ऑन 30 अप्रैल 2000 को। अब ये बनाया जा रहा है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन सबसे पहले आपने बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी रिवाइज बोल रहे हैं या एडजस्टेड बोल रहे हैं इसको, ये जो आपने निकाला है 61,000 रुपये का अभी कैश बुक में आपके सामने दिखाया है, रिवाइज कैश बुक का जो बैलेंस आया है, बैलेंस CD 61,000 रुपये का, वो लिखेंगे, जिसको एडजस्टेड बैलेंस भी बोलते हैं। वो इतना 61,000 रुपये का आ गया है। फिर इसके बाद आपने C और D के अंदर, फिर आपने इसके बाद जो है बताया कि अनक्रेडिट चेक्स लिए हैं जो कि 6,000 रुपये के हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको सवाल में, ये आपकी C के अंदर था कि चेक अमाउंटिंग ₹16,000 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आउट ऑफ विच, जिसमें से ओनली चेक अमाउंटिंग ₹10,000 वर क्रेडिटेड अप टू 30 अप्रैल। यानी 16,000 के आपने बैंक को जमा कराए थे चेक, जिसमें 10,000 रुपये क्लियर हो गए थे, 6,000 के क्लियर नहीं हुए थे, तो उन 6,000 रुपये को जो C में दिखा रहे हैं वो हम लेस कर देंगे अब बैंक स्टेटमेंट से, ताकि हमारा बैंक बैलेंस आ जाए, बैंक स्टेटमेंट के बराबर आ जाए। तो ये हमने उस वक्त 16,000 ऐड कर दिए थे, लेकिन सिर्फ 12,000 ही 10,000 ही क्लियर हुए हैं, तो अब 6,000 रुपये का फ़र्क है, तो 6,000 रुपये यहाँ से लेस करेंगे। अनक्रेडिटेड चेक, वो चेक जो बैंक ने क्रेडिट नहीं किए या क्लियर नहीं किए, उन चेक को 6,000 रुपये, ब्रैकेट में कोई फिगर लिखते तो माइनस की फिगर होती है हमेशा, बिना ब्रैकेट के फिगर होती है तो प्लस की होती है, जो ब्रैकेट में फिगर आई थी वो माइनस होती है, यानी 61,000 में 6,000 माइनस हो जाएंगे। फिर एक और है ऐड अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक की बताइए इन्होंने है, आगे कहते हैं ये कि D के अंदर आउट ऑफ चेक्स और ₹12,000 रुपये इशूड इन अप्रैल, ओनली चेक्स अमाउंटिंग ₹7,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इन्होंने 12,000 रुपये के चेक जो है कुछ लोगों को इशू करे थे कि पेमेंट के लिए जाके आप बैंक से पेमेंट ले लें, लेकिन जिस तारीख को आपका स्टेटमेंट आया 30 तारीख तक, तो उस वक्त तक उनमें से सिर्फ 7,000 रुपये के चेक वाले लोग बैंक के सामने पेश हुए हैं, बैंक से 7,000 रुपये क्लियर हो गए, बाकी 12 में 5,000 रुपये की इन्फॉर्मेशन बैंक में नहीं है, लोग अभी तक आए नहीं हुए चेक लेके, लिहाजा उन चेकों को ऐड कर लेंगे अब अपने इसके अंदर, ये हम ऐड कर लेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक जो बैंक के पास प्रेजेंट ही नहीं हुए, लाए नहीं गए, बैंक के पास आए नहीं लोग, ठीक है, ये कितने हैं 5,000 रुपये, इन्होंने इधर लिखे नहीं 5,000 रुपये, आप ये लिखे 5,000 रुपये, ठीक है स्टूडेंट, 5,000 रुपये। अब बस इसके अलावा कोई और फिगर है नहीं, बाकी तो हमने सब बाकी रिवाइज इस बैलेंस शीट में चली गई। ये फिर 61,000 में से आपने 61,000, अच्छा मैं 5,000 जमा, ये प्लस वाली फिगर पहले कर लें, 61,000 की मैं, ये प्लस की फिगर है, अनप्रेजेंटेड चेक 5,000 रुपये की, इनको जमा कर लो, तो ये 66,000 हो गए, 61,000 प्लस 5,000 66,000, और ये अनक्रेडिट चेक जो 6,000 रुपये के ब्रैकेट में रखे हैं, ब्रैकेट वाली फिगर माइनस की होती है, माइनस कर दो तो 60,000 रुपये की फिगर आ जाती है। यही बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 60,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है, वो हमारे सामने आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको यहीं सॉल्व हुआ बता दिया है, खुद सॉल्व नहीं किया टाइम बचाने के लिए, ताकि आपके पास टाइम नहीं है ये फिगर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बैंक रिकन्सिलिएशन सवाल समझ में आ गया होगा। मैं टाइम बचाने के लिए हाथ से नहीं कर रहा, टाइम लग जाएगा, लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा।
यही मैंने समझा दिया। आप मेरे लेक्चर को बार बार सुने, जो मैंने बताया है इसको समझ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, कमेंट्स करें। हमें मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में।